जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों बीपीएससी के लिए हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज हिस्ट्री की, जिसमें आपकी संपूर्ण इतिहास एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न रिवाइज हो जाएगा लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ। आपको इससे डायरेक्टली 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे अगर अच्छे से आपने इसको लर्न कर लिया तो शानदार। ऐसे ही आपको हम देते हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, सारे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज मिलती है, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा एंड टाइम में और आपकी प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। आप कट ऑफ ईजिली क्लियर कर सकते हैं अगर आपने उतना अच्छे से कर लिया। तो टेस्ट सीरीज आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, कंप्लीट बीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे हम। आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण क्या था? द मेजर रीज़न फॉर स्प्लिट इन आर्य समाज। अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना, विधवा पुनर्विवाह और इसकी सामाजिक स्थिति की वैदिक पवित्रता, पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य की विचारधारा और मांस खाने का सवाल। इंग्लिश में कहें तो कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम अदर फेथ टू हिंदुइज्म, वैदिक सेंटिटी ऑफ विडोज रीमैरिज एंड इट्स सोशल स्टेटस, आइडियल ऑफ ब्रह्मचर्य फॉर प्रीस्ट और ऑन क्वेश्चन ऑफ ईटिंग मीट। अब देखिए, इसमें अगर बात करें आर्य समाज की तो आपको पता होगा कि धार्मिक सुधार के लिए बना था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बनाया था। ठीक है, अब इन्होंने इसलिए बनाया था बैक टू वेदास, वेदों का प्रचार किया है ना, पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य के आदर्श पर जोर भी दिया। फिर जब इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ से चीज़ें बिखरने लग गई। फिर 1893 में मांस खाने के सवाल पर जो है पंजाब में 2 हिस्सों में बट गया ये हिस्सा, मतलब आर्य समाज। अब इसमें 2 हिस्सों में क्या बटा, जैसे जो मांस का सपोर्ट करते थे, मांस जो खाते थे है ना, मांस से जो खाएंगे उसको कल्चरल पार्टी में आ गए, वो आ गए कल्चरल पार्टी में। और जो मांस से परहेज कर रहे थे उनको लाया गया महात्मा समूह में। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 क्या कह रहा है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे। सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधार से जुड़े थे कि अगर धर्मों में सुधार होगा तो समाज में भी सुधार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? कारण क्योंकि छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती हैं। तो छुआछूत है, लिंग आधारित असमानता की महिलाओं को यहाँ नहीं जाना है, महिलाओं को ये काम नहीं करना है, तो ये लोग अनटचेबल हैं, तो ये सब धर्मों ही में तो लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल सही बात है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 33 देख लेते हैं। सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था। 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान सती को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखो तो एगिटेशन अगेंस्ट सती प्रैक्टिस वॉज लेड बाय राम मोहन राय। सती प्रैक्टिस वॉज एबॉलिश इन बंगाल इन 1829 और सती प्रैक्टिस वॉज एबॉलिश ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएंगे दोस्तों। सती के लिए एंटी सती मूवमेंट भी राजा राम मोहन राय ने चलाया था और राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने दी थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा इसको। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। और तीसरा कह रहा है हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856, इसने विधवाओं को विवाह के वैध बनाया था। इंग्लिश में देखें तो ब्रह्म समाज वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज मूवमेंट। ईश्वरचंद विद्यासागर वॉज वोकल प्रोपोनेंट ऑफ विडो रीमैरिज। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लीगलाइज मैरिज ऑफ विडोज। कौन सा सही है बताइए? तो देखिए, पहला ही गलत हो गया भाई। ब्रह्म समाज का मेन मुद्दा ही था विडो रीमैरिज है ना, तो ब्रह्म समाज ने तो इसको खूब उठाया। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके प्रेरणा थे भैया, उन्होंने ही शुरू करा इसको। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में पास हो गया, ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, पहली गलत हो जाएगी।
35 देखते हैं। भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। आयु की सहमति अधिनियम 1891 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की मनाही है। तिलक सहमति अधिनियम 1891 के खिलाफ मुखर प्रस्तावक थे। और शारदा अधिनियम 1930 ने क्रमशः लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 21 और 18 वर्ष करी। इंग्लिश में देखें तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 फॉरबेड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो एज ऑफ 12। तिलक वॉज वोकल प्रोपोनेंट अगेंस्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 और द शारदा एक्ट 1930 pushed up the marriage age to 21 to 18 for boys and girls respectively. Choose the correct answer. देखिए पहला बिल्कुल सही है, एज ऑफ कंसेंट 1891 में आया जो 12 साल से कम की एज वालों के लिए मना कर रहा था। दूसरा, तिलक सहमति अधिनियम 1891 के खिलाफ मुखर प्रवासक थे, ये भी सही है, तिलक बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा है। और शारदा एक्ट 1930 जो है ये मैरिज एक्ट 21 और 18 का रहा था, मतलब 21 साल बॉयज़ के लिए 18 साल गर्ल्स के लिए, ये गलत है क्योंकि शारदा एक्ट अगर आपको याद हो 1930 में लड़कों के लिए 18 साल था, लड़कियों के लिए 14 साल था। ठीक है, ये तो बाद में आएगी जब लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18, फिर लड़कों की 18 से 21। ठीक है, आगे आएगी आज़ादी के टाइम। अभी ये था 18 से 14 शारदा एक्ट में, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। देख लो कितने बढ़िया सवाल हैं, आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देंगे। अगला है पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की थी। इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया था। ठीक है, कौन सा सही है? इंग्लिश में देखें पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय तिलक। इट एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी एंड स्वराज। इट एक्टेड एज अ मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये एम.जी. रनाडे ने की थी। किसने की थी? एम.जी. रनाडे। कब करी थी? 1870 में। तो पहला तो हो गया गलत। इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की थी, तो ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये मॉडरेट टाइप का था, मतलब कट्टरपंथी सुधारों का वकालत नहीं करता था, ये मीडिएटर की तरह काम कर रहा था। पूना सार्वजनिक सभा अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एज अ मध्यस्थता की तरह, यानी एक टैट एज मीडिएटिंग बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तीसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है, पहली दूसरी गलत हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा का विश्वव्यापी उत्थान, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इंग्लिश में देखें तो द मेन रीज़न क्या था नेशनलिज्म भरने का भारत में? वर्ल्ड वाइड अपसर्ग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन रेनेसा, मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया। तो देखिए इसके सारे स्टेटमेंट सही है, सभी कारण थे कहीं ना कहीं जिससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना सब में जनरेट हो रही थी, सारी सही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की और भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे। अगर इंग्लिश में देखें तो कलोनियल रूल वॉज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ब्रिटिश शॉर्ट इम्पोज्ड पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया और इंडियन प्रोविंस वर अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, द प्रिंसली स्टेट्स वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई कॉलोनियल रूल जो था मेजर कॉज था इंडिया के पीछे होने का। अंग्रेज जो थे ड्रेन थ्योरी थी, यहाँ से रॉ मटेरियल भेज रहे थे, वहाँ पे फिनिश गुड्स बनवा रहे थे, तो लोगों को काम भी नहीं मिलता था। और ब्रिटिश वॉर्ड इम्पोज पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, भारत में राजनीतिक एकता भी इन्होंने ही लागू करी। और इंडियन प्रोविंस वर अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ये गलत है, यहाँ उल्टा है। जो प्रोविंस थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, प्रिंसली स्टेट जो थे राजशाही थी, रियासतें थी, वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल में थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिशर्स का कौन सा इनमें से योगदान नहीं है? एक, पेशेवर सिविल सेवा, भारत की राजनीतिक एकता, भारत में सांस्कृतिक एकता और पंचायती राज। ठीक है, कौन सा इनमें से अंग्रेजों का योगदान नहीं है ये आपको बताना है।
तो देखिए भारत में सिविल सेवा लाने वाले यही थे भैया, ठीक है, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज लागू की चार्टर एक्ट 1833 से शुरू करा था, पर हो नहीं पाया, तो बाद में 1858 में शुरू करा। भारत की राजनीतिक एकता बना के रखी, पॉलिटिकल यूनिटी बनाने का काम इन्होंने करा। देखा ना, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे इन लोगों में विभाजन हुआ था, तो बाद में ये भी कांग्रेस में एक साथ आए। क्यों आए? कारण था अंग्रेजों से आज़ादी, पर यूनिटी बनाना इन लोग की वजह से ही हुआ। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया कांग्रेस के फॉर्म में, तो ये भी ठीक है। सांस्कृतिक एकता तो करी नहीं, क्योंकि लोगों को अलग अलग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने का बहुत इन लोगों की टैक्टिक थी। पंचायती राज ये भी नहीं दिया, ये हम लोग को तो बाद में मिला, आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यानी पहला और दूसरा सही है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा नहीं कौन सा योगदान नहीं है, तो तीसरा और चौथा योगदान नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो योगदान है भैया, ठीक है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑन इंडियंस? भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार, उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की, और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की। इनमें से कौन सा सही है? अगर इंग्लिश में देखें तो कह रहा है स्प्रेड ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग इन इंडियन, स्प्रेड ऑफ लिबरल एंड रेडिकल वेस्टर्न थॉट, हेल्प डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और हेल्प ऑन प्रोवाइडिंग नेशनल लीडरशिप। तो देखिए बहुत आसान है। अब इंग्लिश एजुकेशन से क्या स्पिरिचुअल थिंकिंग आएगी? नहीं, रेशनल माइंड होगा, तो ये तो गलत है। लिबरल और रेडिकल थॉट्स आते हैं, वेस्टर्नाइजेशन करा है, ये ठीक है। डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, भाई एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद मिलेगी अंग्रेजी से, ये भी बिल्कुल ठीक है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद होगी, ये भी बिल्कुल सही है भाई। यानी 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का आज का बढ़िया MCQ का रिवीजन। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट लेक्चर में। PDF मतलब पूरी प्लेलिस्ट बनी है अच्छे से, इसको फॉलो करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर कोई सीरीज़ आप देखना चाहते हैं टॉप 500 MCQ की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी मैं आपके लिए ला के दूँगा।